बीएससी सेकेंड ईयर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो यूनिट 1 है उसमें अपन लोग जो व्यक्तित्व होता है उसकी परिभाषा, व्यक्तित्व की प्रकृति और व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक देख चुके हैं। अब जो अपने जो टॉपिक हैं वो है यंग और क्रेस्मर और शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व की जो प्रकार हैं उनको बता निर्धारण करना है और एक पंचकारक सिद्धांत रखना है। इस प्रकार से अपनी एक यूनिट ख़त्म हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। क्या है, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे इसको और अपन को याद हो जाएगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन 8 नंबर में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि व्यक्तित्व के प्रकारों को निम्न के अनुसार समझाइए। 8 नंबर या 11 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 8 नंबर या 11 नंबर में आए तो पहला आएगा यंग के अनुसार। तो कार्ल यंग, देखिए यंग आ सकता है या फिर जंग आ सकता है, दो में से एक कोई भी लिखा आ सकता है। व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। तो कार्ल यंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। तो कौन कौन से 3 प्रकार बताए हैं वो देखते हैं और उनकी परिभाषाएं कैसे याद करना है। हालांकि ग्रुप में भी आ चुका है पर उसमें याद नहीं हो रहा और उसमें थोड़ा कुछ गलत भी लिखा है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट गूगल से निकाल के पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दिया है। ये पढ़ाया है उनका, बताया तो है नहीं है। तो उन्होंने, आप भी गूगल में जाकर देख सकते हैं, वो पीडीएफ डली हुई है तो उसको किसी ने भी लिख दिया है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसमें सब कुछ सही सही लिखा है, उसमें आधे से ज़्यादा मतलब हम बताएं तो कुछ गलत भी लिखा है, कुछ अधूरा लिखा है। तो देखते हैं अंतर्मुखी वाला किस प्रकार से अपने को पढ़ना है। अंतर्मुखी देखिए 3 प्रकार बताए थे इन्होंने। पहले आप ये समझ लिए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। उभयमुखी को मध्यमुखी भी कहा जाता है, ठीक है। मध्यमुखी इनके दोनों के बीच का। तो पहले अपन देखते अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब जो अंदर अंदर ही बात करें, मतलब बाहर निकाल के बात ना करें। बाहरमुखी मतलब जो बाहर बहुत ज़्यादा बोलें वगैरह, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो अंतर्मुखी में जो आपके आसपास के लोग होंगे जो ज़्यादा नहीं बोलते, शर्मीले टाइप के होते हैं और पढ़ने में अच्छे होते हैं, आत्म केंद्रित रह जाते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो आपने अपने यहाँ देखे होंगे इस प्रकृति के लोग, तो उन्हीं के बारे में बताना है अपने को इसमें कि क्या होते हैं। याद तो हम ही करा देंगे आपको, तो याद करने में नहीं। देखिए, अगर याद करना है तो ये यहाँ से लिख दिया, ये अच्छे लेखक होते हैं पर वक्ता नहीं होते, मतलब ये बोलते नहीं हैं। ये आपको पॉइंट पे डालना है कि ये बोलते नहीं हैं, मतलब अच्छे वक्ता नहीं होते लेकिन लेखक होते हैं। अब सिंपल सी बात है, बोलते नहीं तो कम बोलते होंगे। दूसरा पॉइंट डाल देना है, शर्मीले होंगे तभी तो बोलते नहीं हैं। तीसरा पॉइंट डाल देना है, सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लेते हैं। मतलब जो सामाजिक कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य मतलब कि शादी ब्याह वगैरह या फिर यज्ञ वगैरह, यज्ञ और इसके अलावा माँ दुर्गा, इनमें वो भाग नहीं लेते, उन्हें अच्छा नहीं लगता इसमें आना। एकांत चित्तप्रिय होते हैं, एकांत में रहना। और ऐसे व्यक्ति एकांत आत्म केंद्रित रहते हैं, मतलब खुद में ही आत्म केंद्रित रह जाते हैं, ठीक है। और तनावपूर्ण रहते हैं, तनावपूर्ण रहेंगे, चिंतित रहते हैं तो तनाव में रहा जाता है। और अंधविश्वासी होते हैं, मतलब अंधविश्वास को मानने वाले होते हैं। अंधविश्वास और विश्वास में मैं बताऊं, अगर आप ऐसा देखना चाहें तो अपने यहाँ किसी एक लोग का उदाहरण ले लीजिए जो आपको आसपास दिख रहा हो, बस उसी को उदाहरण लिख दीजिए। अंधविश्वास और विश्वास में अगर आप ना समझते हो तो मैं बता दूं, अंधविश्वास और विश्वास में अंतर क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपको नमकीन ला के देता है, नमकीन ला के देता है तो आपका ये अंधविश्वास होगा कि वह हमें दारू भी ला के देगा। लेकिन अगर कोई आपको दारू लेकर दे रहा है, मतलब दारू ला कर दे रहा है, तो इतना आप उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो ये नमकीन या चखना वगैरह ज़रूर ला कर देगा। तो ये विश्वास और अंधविश्वास में इस प्रकार से आप अंतर को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से थोड़ी होती है
अंधभक्ति और भक्ति। तो अंधभक्ति क्या होती है कि अगर आपसे कोई कहे कि भैया 10 रुपये का नोट जला दो, तो आप 10 रुपये का नोट नहीं जलाएंगे। अगर कोई पंडित वगैरह कह दें कि भैया होम लगना है, तो आप 700-600 रुपये वाला किले वाला घी जला देंगे। होता कुछ नहीं है, बस ये अपनी एक अंधभक्ति और अंधविश्वास होता है जो अपन लोग भारत में बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है। तो ये अंधविश्वासी टाइप के आदमी होते हैं, भगवान को बहुत ज़्यादा मानने वाले होते हैं। किसी ने कुछ भी पंडित वगैरह ने कह दिया कि ये करना है, नहीं तुम्हारे यहाँ ऐसा हो जाएगा, तो ये तुरंत मान लेते हैं और बहुत ही डर जाते हैं कि शायद हो ना जाए। तो इस प्रकार के लोग समाज में होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शांत प्रकृति के होते हैं। शांत, इसमें आप लिख लीजिएगा, शांत रहते हैं बिल्कुल। अब बहिर्मुखी जो रहते हैं, आपको लगभग याद हो गया होगा। अगर ये याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि देखना उसका उल्टा लिखना है। ये अच्छे वक्ता होते हैं पर अच्छे लेखक नहीं होते हैं। अच्छे बोल लेते हैं लेकिन लिखने में नहीं होते हैं। अधिक बोलने वाले होते हैं, ये तो आपको लिख ही देना कि अधिक बोलने वाले होते हैं। सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं। आप इस प्रकार के अपने समाज में ऐसे व्यक्तियों को देख भी सकते हैं जो सामाजिक कार्य और तनाव रहित रहते हैं। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं रहती, किसी बात का तनाव नहीं रहता। समाजवादी होते हैं, वही समाज में जो समाजवादी मतलब समाज के मिलजुल के उसी में रहते हैं और मिलनसार होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। तो इस प्रकार के, क्योंकि उन्हें तनाव चिंता किसी प्रकार की रहती नहीं, तो वो बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी होते। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है उनका, मतलब जो अधिक बोलें, किसी प्रकार की चिंता वगैरह न रहे। बस सेम अगर अपन याद भी को आपको पेपर में लिखना है तो अपने को याद करके ही लिख देना है, क्योंकि उसी का उल्टा है। और इसके अलावा आप देख भी सकते हैं अपने समाज में कि किस ऐसे होते हैं लोग, शर्मीले, एकांत प्रिय, किसी से बोलते वगैरह नहीं हैं, तो उसी को कहा गया अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अब जो उभयमुखी प्रतिभा के लोग होते हैं, उभयमुखी प्रतिभा के लोग होते हैं, तो इनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण होता है और ये समाज में सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्या हुआ कि शेल्टन ने इस प्रकार के लोगों को अधिक देखा कि उनमें दोनों प्रकार के गुण हैं और समाज में बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने उसे मध्यमुखी या उभयमुखी नाम दे दिया। उभय मतलब होता है दोनों में करने वाले, जैसे उभयचर कहते हैं मेढक को, क्योंकि वह जल थल दोनों में रह लेता है। तो ये जिनमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं तो उन्हें ये उभयमुखी कह दिया जाता है। मध्यमुखी मतलब दोनों के बीच में जो रहता है। तो इस प्रकार से शेल्टन के अनुसार, जो शेल्टन ने जो इनके वर्गीकरण किया वो समाप्त होता है। और अगला अपन देखते हैं शेल्टन के बाद जो यंग के अनुसार अपने पे ख़त्म हुई। अपन शेल्टन के अनुसार देखते हैं। तो शेल्टन के अनुसार अपन देखते ही हैं। तो शेल्टन जो है, W.H. शेल्टन का नाम था, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार बताया। ये आपसे बिल्कुल सरल ही हैं और याद भी हो जाएंगे। तो पहला क्या है, गोलाकृति वाले, एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो गोलाकृति वाले जो लोग होते हैं उन्हें एंडोमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो किस प्रकार से होते हैं, ये मोटे होते हैं। तो आपको इसमें उदाहरण ले लेना, कपिल शर्मा में एक लोग कॉमेडी करता है, होबो नाम का, पहले हम होबो में देखा करते थे। तो वो मोटा रहता है, वो लड़की ही बन जाता है सबको, तो उसी को ले लीजिए। तो क्या होता है, ये मोटे होते हैं। मोटे होंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, भारी होंगे तो गोलाकार होंगे, या मतलब गोलाकार होते हैं। तो ये और थोड़ा अपने से जोड़ कर लिख सकते हैं, क्योंकि जो PDF भेजी गई उसमें ये लिखा था, ठीक है। और इसमें मसल्स कम होते हैं। मसल्स मतलब सिंपल सी बात है, पेट निकला रहता है। आपको ऐसा कम लिखता है तो लिख देना पेट निकला रहता है। और उन्हें भूख ज़्यादा ही लगती है, या आपको लिख देना कि उन्हें भूख ज़्यादा लगती है।
और अपना काम दूसरों पर कराने की इच्छा करते हैं, क्योंकि उनसे चला जाता नहीं, तो वो सोचते हैं कि हमारा काम कोई और कर दे। तो ये अपने जो आप के वो मतलब इसका हमने बता ही दिया कि मतलब ऐसा आप लिख सकते हैं। अगला है आयताकृति वाले। तो आयताकृति वाले जो लोग होते हैं उसमें आपको ले लेना है अक्षय कुमार का ही उदाहरण ले लीजिए। तो क्या रहता है, ये मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं और ये मेहनती व फुर्तीले होते हैं और अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर मतलब वो नहीं रहते हैं। फुर्तीले वगैरह तो बता ही दिए कि फुर्तीले रहते हैं, तो मेहनती रहते हैं, मेहनती फुर्तीले हष्टपुष्ट मजबूत, बस इतना लिख देना। आकृति आयताकार आकृति वाले जो लोग रहते हैं। और मुझे लगता है आपको सिंपल सा याद होता जा रहा होगा और आसानी से याद हो जाएगा, है ना। आसानी से याद हो भी रहा होगा क्योंकि इतनी मैंने आसान भाषा में ही लिखा है। लंबा कृति वाले जो होते हैं, इसमें आप अगर आपने धमाल पिक्चर देखी हो तो एक लोग जो लंबा लंबा रहता है, आपने एक वो देखा होगा यूट्यूब में, तू समझा नहीं, अरे तू नहीं समझा, वो एक फिल्म में उसमें भी रहता है। या फिर एक फिल्म में ऐसे ही लंबे लोग ले लीजिए, वो जो कौआ बिरयानी खाता है, तो उसकी मतलब कॉमेडियन थे, वो ख़त्म हो गए, बहुत ही अच्छे थे। तो उसका ही उदाहरण ले लीजिए। तो क्या रहते हैं, लंबे रहते हैं, पतले रहते हैं, लंबे पतले रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, देखिए हंसाते रहते हैं सभी को, ठीक है। विनम्र होते हैं, विनम्र के अलावा चिड़चिड़े भी होते हैं, चिड़चिड़ापन इनमें होता है। यहाँ पर आप चिड़चिड़ापन लिख लीजिए, चिड़चिड़ापन लिख नहीं पाया। और निराशावादी होते हैं, बहुत ही जल्दी निराश हो जाते हैं, किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी हो जाते हैं निराश। तो आप ऐसे लंबे लोगों को वो देख ही सकते हैं, एक में लंबा, एक में मतलब लंबे पतले भी होते हैं, लंबे पतले देख सकते हैं, एक में मोटे देख सकते हैं और एक में हष्ट पुष्ट देख सकते हैं। यही तो तीन बताया था और इसी के जो तीनों हैं इसी को बता दिया ई क्रेस्चमर ने। क्रेस्चमर ने ऑल टोटली उनको नाम भर अलग दिया और बाकी यही सब कुछ उन्होंने बता दिया कि यही होते हैं, ठीक है। तो एक ई कस्टमर के अनुसार उनके भी प्रयोग देख लेते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, मैं वीडियो छोटी से छोटी बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा खर्च ना हो। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो अपन लोग अब देखते हैं ई कस्टमर के अनुसार। देखिए ये सब कुछ जो मतलब हम बता रहे हैं, ये सब कुछ ये सभी जो वैज्ञानिक थे मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक शाखा कहलाती है। तो देखते हैं जो ई क्रेस्टमर थे, ई क्रेस्टमर वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी फिस्क्यू एंड द करेक्टर। इसमें शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को उन्होंने 4 भागों में बांटा। ये मतलब ये जो है ये अपने को लिख देना है ऊपर परिभाषा में। ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी पुस्तक इसमें इसका वर्णन किया। तो पहला बोला पिकनिक। तो पिकनिक मतलब जो इन्होंने बताया वो बताए थे इन्होंने मोटे, जो मतलब हमने गोलाकार बताया उसी के मतलब सेम उसी के लिए इन्होंने पिकनिक नाम दे दिया। तो ये क्या होते हैं, ये मोटे भारी गोलाकार होते हैं, स्वभाव में प्रसन्नचित्त और मिलनसार होते हैं। स्वभाव में ये प्रसन्नचित्त व मिलनसार होते हैं। बस ये लिख देना आपको, उसी में जो लिखा था तो उसको यहाँ पे लिख देना, मिलनसार रहते हैं और प्रसन्नचित्त रहते हैं। अगला जो अब इसमें जो थोड़ी और अपन लिखेंगे, इनके स्वभाव को साइक्लोआइड या गोलाकार कहते हैं। हमने बताया था कि गोलाकार वाले जो होते हैं तो उसी को ही कहा जाता है। तो साइक्लोआइड आप याद कर लीजिए, साइक्लोआइड या गोलकार कहते हैं, ठीक है। 3 हो गए। अब इसके बाद आता है अपना एथलेटिक। एथलेटिक एथलेटिक तो एथलेटिक जो रहते हैं
वो जो हमने आयताकार बताया था उसी वही है। ठीक है, तो आपको लिख देना ये मजबूत होते हैं, शक्तिशाली, हष्ट-पुष्ट होते हैं, वही पूरा लिखना है। ये मेहनती व फुर्तीले होते हैं। ये जो इनका व्यक्तित्व होता है उसको पुष्टकाय या सुडौलकाय व्यक्तित्व कहते हैं। जो जो एथलेटिक होते हैं, एथलेटिक की जो स्वभाव व्यक्तित्व होता है उसे सुडौलकाय या पुष्टकाय कहा जाता है। बस हो गया, ये आपको लिख देना है। अब आता है जो अपना, वो है एस्थेलेटिक। एथलेटिक था, एथलेटिक था, ये था एस्थेलेटिक। तो आपको एस्थेलेटिक में जो हमने बताया लंबाकृति वाले, वो लिख देना है कि ये दुबले पतले व लंबे होते हैं तथा स्वभाव में शर्मीले व आत्मकेंद्रित होते हैं और इनके व्यक्तित्व को लंबाकाय या कृशकाय व्यक्तित्व कहते हैं। बस इतना आपको और लिख देना है। कृशकाय या फिर ये व्यक्तित्व कहा जाता है इनके व्यक्तित्व को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो मतलब इनके अनुसार जो व्यक्तित्व का प्रकार होता है वो भी टोटली समाप्ति होता है। ठीक है, तो एथलेटिक। अब इनका जो चौथा प्रकार है, तो जिस प्रकार से अपन लोगों ने पढ़ा था यंग के अनुसार, उन्होंने यंग में बताया था उभयमुखी, तो उन्होंने 3 के लिए बताया था, इन्होंने 4 के लिए बताया, तो इसे डिसलेक्टिक नाम दे दिया। डिसलेक्टिक मतलब मिश्रित जो होते हैं, मिश्रित व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के शारीरिक गठन व व्यवहार में उपयुक्त तीनों के गुण शामिल होते हैं। जो इस प्रकार के होते हैं, तो ये जो ऊपर बताया गया पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेलेटिक, तो इन तीनों के गुण इनमें विद्यमान होते हैं। किसमें? डिसलेक्टिक में। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं, यंग, क्रेस्चिमर और शेल्टन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार समाप्त हुए। क्योंकि अब एक बार दोहरा लेते हैं अपन लोग, तो हम बताएंगे। आप पहला यंग के अनुसार, तो यंग ने, आप हमारे साथ बता दीजिए, यंग ने कौन कौन से प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए थे, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। इसी प्रकार शेल्टन जो थे, शेल्टन ने बताया आयताकार व्यक्तित्व वाले, लंबाकार व्यक्तित्व वाले और गोलाकार व्यक्तित्व वाले। इन्होंने बताया 4 प्रकार बताए। किसने? क्रेस्चिमर ने 4 प्रकार बताए। उन 4 प्रकारों में से पहला प्रकार जो था अपना था पिकनिक, दूसरा था एथलेटिक, तीसरा था एस्थलेटिक और चौथा था क्या बोलते हैं, डिसलेक्टिक। तो इस प्रकार से ये अपने समाप्त हुए। अपन ज़्यादा वक्त न गवाते हुए 5 से 10 मिनट में पंचकारक सिद्धांत देख लेते हैं और इसके बाद करेंगे अपन 3 यूनिट और फिर करेंगे लास्ट की नहीं 3 यूनिट फिर 2 यूनिट करेंगे, क्योंकि 2 यूनिट थोड़ा कठिन है, नहीं है सरल, लेकिन उसकी जो भाषा है थोड़ा कठिन है ना। तो देखते हैं। ये आएगा 11 नंबर में क्वेश्चन। ये हम सॉलिड कह रहे हैं कि 11 नंबर में पंचकारक सिद्धांत वाला आएगा ही आएगा। तो इसको आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ये आएगा व्यक्तित्व का पंचकारक सिद्धांत, लिखो। यह आ सकता है आर राइट द 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। इसके अलावा आ सकता है राइट द 5 थ्योरी, 5 फैक्टर पर्सनालिटी टेस्ट थ्योरी। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपने को लिखना है। देखिए इसमें जो लिखा गया है, क्या बोलते हैं, जो मैम ने PDF भेजा है, मैम सर जिसने भी भेजा है, तो उन्होंने गूगल से भेजा है। तो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। जो हमने बताया वैसे गलत नहीं, वो नहीं है, उसमें थोड़ा गलत लिख दिया है। क्या था? पंचकारक जो सिद्धांत था वो पाल कोस्टा तथा रॉबर्ट मैक्रे ने दिया था। इसके अलावा कई और वैज्ञानिक हुए हैं जो दे चुके हैं, लेकिन इन्होंने ही सबसे पहले दिया था। तो इन्होंने सिद्धांत को व्यक्तित्व की पहचान करने के लिए दिया था। ठीक है, लेकिन जो व्यक्तित्व का पंचकारक सिद्धांत को सबसे अधिक विकसित किया था
1881 में लेविस गोलबर्ग ने किया था, अतः इन्हें इसका पंचकारक सिद्धांत का जन्मदाता ही कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा विकसित किया था गोलबर्ग ने। गोलबर्ग है, इसमें गोल्डबर्ग लिख गया है, या फिर गोल्डबर्ग या इन्हें गोलबर्ग, दो नाम आते हैं, तो दो में से कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश नाम है तो कहीं कहाँ क्या बोलते हैं, डी साइलेंट कर देते हैं। तो जैसे नॉलेज में डी साइलेंट रहता है, इस प्रकार से कई मीनिंगें रहती हैं, तो इनका इंग्लिश नाम है तो उसमें भी साइलेंट रह जाता है। तो क्या है कि इसको पाल कोस्टा और मैक्रे ने 1981 में, उनका दौर चल रहा था, तो मानव वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था और इसको इन्होंने अच्छे से समझाया और विकसित किया था गोलबर्ग ने। तो इस प्रकार से जो ये होता है व्यक्तित्व विकास का, वो 5 फैक्टर आएंगे लिखने के लिए कि 5 जो फैक्टर हैं, 5 कारक सिद्धांत है, पंचकारक सिद्धांत, तो कौन सा है। तो इसकी एक ट्रिक है ओशियन, OCEN, ओशियन इसकी ट्रिक है। तो ओशियन एकेडमी भी आपने इंदौर में नाम सुना हो, इसी के नाम पे उसका नाम रखा गया था। एक बार जब हम गए थे डेमो में, तो हमने इसके बारे में पहले सुन लिया था कि मतलब क्यों नाम पड़ा है। तो ये होते हैं पंचकारक सिद्धांत। तो ये क्या है, ओशियन इसका नाम है। तो इसमें से ये जो दिए गए हैं, ओ से ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का खुलापन, अब ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब अपन इसका डिटेल से पढ़ेंगे तो अपने से बन जाएगा। सी से जो होता है, ठीक है, तो वो कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता, सहमतिशीलता और तंत्रिका ताप, ये इसी के फुल फॉर्म होते हैं। तो अपने को ये इन्हीं के बारे में समझना है, क्योंकि ये 11 नंबर में आएगा, तो अपने को इसमें डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे क्या, कम से कम जब डिटेल में लिखना ही है तो 3 पेज से कम ना होना चाहिए, 3 या 4 पेज। ठीक है, तो आप जब लिखेंगे तो थोड़ा दूर दूर लिखें, फैला कर लिखें, और थोड़ा क्या करके, थोड़ा जो करते हैं विकसित करके लिखें। तो पहला है अनुभवों के लिए खुलापन, ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अनुभवों के लिए जो खुलापन है, उसमें आपको लिखना है, अनुभव 2 प्रकार के इसमें लोग होते हैं, जो उच्च अंक प्राप्त करते हैं, मतलब अच्छे स्तर के होते हैं, और जो कम स्तर के होते हैं। तो इन्होंने इस प्रकार से इसको विभाजित किया था। तो उन्होंने बताया कि अनुभव, ये आप बताइए, जिसके पास अनुभव होगा तो वो कैसे अनुभव आया होगा, उसने कहीं की कल्पना की होगी कि यार ये कैसे आता, फिर उसे जानने की कोशिश किया होगा, है ना। आप ही समझिए ना, अगर किसी के पास अच्छा अनुभव, तो जानने की कोशिश कर रहा होगा, तभी तो अनुभव आया। पढ़ रहा होगा तो उसके पास अनुभव आया, है ना, उस करने को, उस जानने को। तो अपन इसी में लिखेंगे कल्पनाशील रहता है, वो सोचता रहता है कि यार ये कैसे हुआ, ये इसकी कल्पना करता रहता है, और जिज्ञासु रहता है, जानने की इच्छा रखता रहता है। असामान्य विचारों वाले होते हैं ये जो लोग रहते हैं, असामान्य विचार रखते हैं कि पता नहीं, सोचने लगे कि चंद्रमा में पानी कैसे ले जाएं, या फिर किसी से पूछने लगते हैं, कुछ इस टाइप से लगा करते हैं कि अरे यार कैसे पागलों जैसे दरबार कर रहा है ये। लेकिन वो जो होते हैं वो अनुभवों के खुलापन वाले होते हैं, व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, साहसी होते हैं, उनके पास जिज्ञासा रहती है तो वो बोलते हैं, इस प्रकार साहसी होते हैं, और करने की इच्छा भी रखते हैं, उत्सुक होते हैं, हर एक चीज़ के लिए वो उत्सुक होते हैं, करने के लिए काम उत्सुक रहते हैं, जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये पॉइंट आपको लिख देना है। अब इसमें जो कम अंक प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, कम अंक प्राप्त करने वाले, क्योंकि देखिए ये अनुभवों के लिए खुलापन, ये जो पंचकारक सिद्धांत है, इसमें दो कैटेगरी के लोगों को बांटा था, मतलब 5 पहले लोगों को वो किया, बांटा, फिर उन्होंने मतलब 5 उसमें बांट दिया, फिर उसमें देखा यार कुछ तो ख़राब है, कुछ सही है। इस प्रकार से मतलब किसी कैरेट वगैरह में आम, संतरा वगैरह सब कुछ है, तो उनको क्या करें कि सबको अलग अलग मतलब एक साथ लाए और फिर उनको अलग अलग रख लिया। फिर उसमें भी क्या किया कि जो अच्छे वाले आम थे उनको अलग कर दिया, जो ख़राब वाले थे अलग। तो अच्छे वालों को मतलब ज़्यादा कीमत रख दिया, या फिर उनकी और क्वालिटी बता दिया लोगों को, तो
वो इस प्रकार से थे, और जो खराब बैल थे उनको अलग कर दिया, तो एक में 2 लोगों को बांट दिया। तो अनुभव में खुलेपन में कम अंक प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं वो अंधविश्वासी, सीधे साधे, रूढ़िवादी व ईमानदार होते हैं। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो यही लिख सकते हैं। देखिए क्या है कि जो जिनके पास अनुभव मतलब खुलापन में कम अंक मतलब कम अंक प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास अनुभव नहीं होता। अनुभव के खुलापन में मतलब अनुभव तो होता है, लेकिन वो जो रहते हैं वो ईमानदार, रूढ़िवादी रहते हैं, अंधविश्वासी रहते हैं। अनुभव उनके पास भी रहता है लेकिन वो अंधविश्वासी हो जाते हैं। अब अंधविश्वास के बारे में बता ही चुका हूँ कि क्या होता है अंधविश्वास। तो वो अंधविश्वासी हो जाते हैं, रूढ़िवादी, रूढ़ियों को मानते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो गुण होते हैं वो उनके पास होते हैं। अगला जो है वो है कर्तव्यनिष्ठता, या फिर इसको अंतर विवेकशीलता भी कहते हैं। अंतः विवेकशीलता भी इसे कहा जाता है, या फिर कर्तव्यनिष्ठा, 2 में से एक लिख सकते हैं। तो इसमें अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं, इसमें अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं वो दूरदर्शी होते हैं। अब कर्तव्यनिष्ठ हैं तो उन्हें दूर का सोचना पड़ता रहता है, अपने उत्तरदायित्व को समझने वाले होते हैं, अनुशासन होता है और आत्मनियंत्रण होता है। मतलब अनुशासन में रहते हैं कि अपने को 5 बजे उठना है, इतने बजे काम करना है, तो मतलब अपना अनुशासन, दिनचर्या अपनी बनाए रहते हैं। आत्मनियंत्रित रहते हैं। आत्मनियंत्रित मतलब खुद को नियंत्रित किए रहते हैं। ऐसा नहीं कि 5 बजे उठना था तो 6 बजे उठने लगे, मतलब वो जो अपना टाइम फिक्स किए रहते हैं। इसलिए तूने बोला कर्तव्यनिष्ठ। हाँ, ये हुआ कर्तव्य निष्ठा में अधिक अंक प्राप्त होंगे। कब अंक प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति रहेंगे वो आवेगी रहेंगे। आवेगी जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सा क्रोध होने आएगा, है ना, क्योंकि इसी काम को जल्दी कर देंगे। कर्तव्य निष्ठा नहीं होगी उसमें, ठीक है। और अनुशासन की कमी होगी, आत्मनियंत्रण नहीं होगा। इसी का थोड़ा उल्टा लिख देना है, ठीक है। और अब इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है बहिर्मुखता। तो बहिर्मुखता वाले व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं, बहिर्मुखता व्यक्तित्व के अधिक अंक प्राप्त करने वाले मिलनसार, हंसमुख, बातूनीपन, सामाजिक सक्रिय होते हैं। मतलब ये मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं, समाज में मतलब अधिक बोलने वाले होते हैं। जब आपने पढ़ा था ना बहिर्मुखी, तो उसी का मतलब वही होते हैं, बस हो गया। और कम अंक प्राप्त करने वाले जो रहते हैं वो संकोची, शर्मीले, सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लेते हैं। बस इसी का थोड़ा उल्टा लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो है सहमतिशीलता व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। तो क्या है, अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं, देखिए सहमतिशीलता मतलब आपकी सहमति देते जाएं, तो कैसे होंगे, विनम्र होंगे, सहायता करने वाले होंगे, मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले होंगे, है ना। तो जो सहमति, आपकी सहमति, सीधे साधे रहते हैं जो सहमति, हाँ हाँ ऐसे, मतलब आपकी जो भी बोल है उसमें अपनी सहमति प्रकट करते जाएं, आप ऐसे देखते भी होंगे। और जो कम अंक प्राप्त करने वाले हैं असहयोगी होते हैं, आत्मकेंद्रित, स्वार्थी, संकालु, इस प्रकार के बच्चे टाइप के लोग होते हैं वो। मतलब अगर आप उसकी हेल्प भी कर रहे हैं तो पूछेगा हेल्प क्यों कर रहे हो, मतलब तुम हमारी कर रहे हो, तुम्हारा कोई स्वार्थ तो नहीं है। मतलब हर एक चीज़ में वो शंका करने लगते, थोड़ी थोड़ी सी ईर्ष्यालु होते हैं, है ना। कि अगर आप मतलब आपने कोई मतलब आपने कोई सक्सेस प्राप्त कर लिया तो उन्हें बहुत ही दुख होता है, पता नहीं खाना पीना भी ना खाएंगे। तो पूछ लिया करो भाई खाना पीना खाया सुबह से कि नहीं खाया, जॉब वगैरह लग जाए तो पूछ लिया करो कि खाना खावा कि नहीं खावा। जो ऐसे व्यक्ति हों, थोड़ा मजाक टाइप में। अब होते तंत्रिका ताप, मतलब तंत्रिका ताप मतलब गुस्सैल, जिनकी तंत्रिकाएँ ही तप जाएं, है ना। तो ये क्या रहते हैं कि ये इनमें भी ईर्ष्या का गुण होता है, तनाव होता है इनमें। तनाव जैसे रहेगा तो परेशान रहेंगे, ठीक है। भयभीत, दुखी और चिड़चिड़ेपन वाले रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि तंत्रिका तो क्रोध वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति में क्रोध आने लगता है बहुत ही जल्दी। और इसमें कम अंक प्राप्त करने वाले जो लोग रहते हैं वो खुश रहते हैं, तनाव रहित रहते हैं, चिंता रहित रहते हैं और लालची नहीं होते हैं।
ये क्या है कि लालची रहते हैं, तो लालच रहता है तो बहुत लालच करते हैं, जिसके कारण से इन्हें दुख सहना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो अपना ये क्या बोलते हैं, ये यूनिट है वो समाप्त हुई। वैसे मुझे लगता है इस यूनिट में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल सा जो कुछ भी था वो सिंपल सा ही था, और वही लिखना था कि मतलब व्यक्तित्व के किस प्रकार से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, प्रकार क्या होते हैं, कैसे वर्गीकृत किया गया है। वही अपने समाज के लोगों में जिस प्रकार से अपन देखते हैं, उनके स्वभाव को देखते हैं, तो भाई उनका स्वभाव जो रहता है, स्वभाव में जो उनके गुण विद्यमान रहते हैं, वही उनका व्यक्तित्व रहता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, और हम इसमें बता दें कि 2 क्वेश्चन तो आने वाले हैं, व्यक्तित्व को निर्धारण करने वाले घटक और ये पंचकारक सिद्धांत और इनका वर्गीकरण, तीनों के अनुसार शेल्टन, क्रिस्टमर और यंग, 3 के अनुसार आएगा ही आएगा। तो 11 नंबर का जो बनने वाला है वो पंचकारक सिद्धांत से बन रहा है। इसके अलावा हम कहें तो अगर आपको याद हो जाता है तो आप जो मैम ने क्या बोलता है PDF भेजी है, उससे भी कुछ पॉइंट, नहीं वो तो हम नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल लिखो भी, मतलब वो जो तुम्हें याद हो जाए तो उतना आप लिख सकते हैं। बाकी हमने जो लिखवाया है वो मतलब शॉर्ट करके ही लिखवाया। अभी इसमें जैसे लिखा हुआ है तंत्रिका ताप, तो इसमें लिखा अधिक अंक प्राप्त करने वाले तनाव ग्रस्त होते हैं। तो अब तनावग्रस्त में इसके अलावा हम क्या जोड़ देंगे कि इनमें समय का प्रबंधन नहीं होता है, समय का प्रबंधन नहीं होता तो तनावग्रस्त रहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ शब्द रहेंगे, जब हम लिखेंगे तो हम उनमें जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार आप भी जब पेपरों में जाएं, थोड़ा 11 नंबर का है तो थोड़ा बड़ा करके ज़रूर लिखें। अब मिलते हैं 3 यूनिट में, एक ही वीडियो में हम 3 यूनिट भी करा देंगे, और बची 2 यूनिट, तो 2 यूनिट के लिए 2 वीडियो आएंगे। धन्यवाद।